गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 9 विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होते हैं, इनकी पहचान के क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में आज हम सीख सकेंगे। तो विशेषण के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले विशेषण में सीखते हैं विशेषण की परिभाषा या विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं, ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण के नाम से जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, अर्थात जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संज्ञा के गुण, आकार, रूप, रंग, अवस्था, स्थिति, ध्वनि, स्वाद, गंध, स्थान, देश, स्थिति आदि के बारे में बताते हैं, ऐसे विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। जैसे हरी मिर्च बहुत तीखी है, इसमें हरी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से पता है, संख्या अर्थात ऐसे वस्तुएं जिनकी गिनती हम अंकों में कर सकते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जो विशेषण शब्द निश्चित संख्याओं के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। और जो शब्द निश्चित संख्या की विशेषता के बारे में नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे कक्षा में 5 विद्यार्थी उपस्थित हैं, इसमें 5 जो है निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक में कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं, तो उनके बारे में हम उनकी संख्याओं के बारे में हमें पता नहीं है, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका हम खरीद और बिक्री माप और तौल करके ही करते हैं, अर्थात इनको खरीदते भी माप कर हैं, नाप कर, और इनका बिक्री भी हम नाप तौल के ही करते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यहाँ पे वह मीटर से नाप के ही मिलता है, या 2 लीटर दूध चाहिए, यह भी माप के ही आपको मिलता है, इसका तौल नहीं होता है। तो इसमें माप और तौल दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण को हम कह सकते हैं कि वे प्रमाणवाचक विशेषण शब्द जिनमें निश्चित माप तौल के बारे में पता चलता है, वे निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित माप तौल के बारे में पता नहीं चलता है, उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण में कह सकते हैं कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो यह निश्चित संख्यावाचक का विशेषण होगा। और यदि हमें कह दिया जाए कि कुछ चावल दे दें, तो यह अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। चौथा नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताने लगते हैं, ऐसे प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर मेरा सर्वनाम है, लेकिन घर के पहले वह प्रयोग होकर के प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह घर शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः कहा जा सकता है कि यह उदाहरण सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अब यहाँ पे यह भी जान लेना आवश्यक है कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं, या इन दोनों में क्या संबंध है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, लेकिन जो ये संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता विशेषण बताता है, वही संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष कहलाते हैं। विशेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, और विशेषण उनकी विशेषता को बताता है। आगे दिया सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होते हैं।
तो सर्वनाम को आप पहले ही जानते होंगे कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम ही होते हैं। लेकिन जब वही सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताने लगते हैं तो वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यहाँ पे यह शब्द देखें तो वह सर्वनाम है, लेकिन मेरा घर देखें तो मेरा घर सर्वनामी विशेषण का उदाहरण है। अर्थात इसके अंदर अगर वह शब्द के नीचे रेखांकित है तो वह सर्वनाम होगा, लेकिन यदि मेरा घर के नीचे रेखांकित है तो यह सर्वनामी विशेषण का उदाहरण होगा। आगे दिया हुआ है विशेषण की रूप रचना, अर्थात हम किस प्रकार से विशेषण के रूप में अन्य शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम 4 प्रकार के शब्दों से विशेषण की रचना कर सकते हैं, विशेषण को बना सकते हैं, जिनमें है पहला संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्दों से हम विशेषण की रचना कर लेते हैं। जैसे यदि संज्ञा शब्द आ गया अपमान, तो हम इसका विशेषण के रूप में अपमानित कर लेते हैं। लेकिन यदि आदर शब्द आ गया तो हम उसे आदरणीय कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से या क्रिया शब्दों से या अव्यय शब्दों से जब हमें विशेषण की रचना करना होगा तो उसके अंत में कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कहीं कहीं उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हमें विशेषण की रचना करना होगा तो हमें उपसर्ग या प्रत्यय का सहारा लेकर के विशेषण के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरा देखें सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार से विशेषण की रचना कर सकते हैं। तो जैसे मुझ, मैं का यदि विशेषण बनाया जाए तो हो जाएगा मुझसा। उसी प्रकार से वह अगर शब्द आ गया सर्वनाम का तो वैसा हो जाएगा, यह अगर आ गया सर्वनाम का तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद है क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। क्रिया अर्थात किसी कार्य को करने वाले शब्दों से भी विशेषण की रचना कर सकते हैं। जैसे कमाना, कमाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, इस प्रकार से घूमना, घुमक्कड़। अव्यय शब्दों से भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। अव्यय के बारे में आपको पता होगा, इसे अधिकारी शब्द भी कहते हैं। अर्थात अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इनसे शब्दों से भी हम विशेषण की रचना कर लेते हैं। जैसे आगे शब्द है तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा अगला, और बाहर शब्द है तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा बाहरी, और यदि सतह शब्द दिया हुआ है तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा सतही। तो अभी आपने सीखा विशेषण की रूप रचना के बारे में कि कैसे हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। अब आप जान लें विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कौन सी अवस्थाएं और कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में जान लें। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था अर्थात मूल अवस्था होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की, जिसके लिखने में हम मूलतः उसी रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन उत्तरावस्था जो होता है वह 2 वस्तुओं को आपस में तुलना करके किसी एक को अच्छा और एक को बुरा दर्शाता है, बताता है। जबकि उत्तमावस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है जो किसी एक ही वस्तु को सबसे उच्च और स्पष्ट बताता है, जबकि उसमें अनेक वस्तुएं होती हैं। अर्थात एक समूह से एक वस्तु को छांटकर सबसे उत्कृष्ट बताता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप अधिक मूलावस्था में दे सकते हैं, अधिकतर जो है उत्तरावस्था में दे सकते हैं, और अधिकतम जो है आप उत्तमावस्था में दे सकते हैं। इसी तरह से निम्न शब्द ले लें, निम्न मूलावस्था, निम्नतर जो है उत्तरावस्था, और निम्नतम उत्तमावस्था होता है। तो इस प्रकार से अनेक आप ले सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ शब्द ले लें, श्रेष्ठ शब्द जो है मूलावस्था हो जाएगा, श्रेष्ठतर जो है उत्तरावस्था हो जाएगा, और श्रेष्ठतम जो है उत्तमावस्था हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण के भी विशेषता बताते हैं। अर्थात विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो यहाँ पे अधिक विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पे बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है,
इसलिए यहाँ पे बहुत शब्द प्रविशेषण का रूप है। तो इस प्रकार से आज आपने पाठ 9 विशेषण में सीखा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और चौथे पे सार्वनामिक विशेषण के परिभाषाओं के बारे में आपने समझा। इसके बाद आपने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी जान लिया। विशेषणों की रूप रचना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में भी आपने सीख लिया। तो इसके बारे में और भी उदाहरण आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, आप उदाहरण के रूप में अपने पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं, याद भी कर लेंगे। इसके बाद विशेषण की अवस्थाएं हैं, इसके बारे में भी आपने सीखा, ये भी पुस्तक में दिए हुए हैं बहुत सारे उदाहरण, आप इसको देखते अध्ययन कर लेंगे। और साथ में आप प्रविशेषण के पहचान के बारे में आपने सीखा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।